हेलो दोस्त, मैं हिमांशु पांडे आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। बहुत सारे बच्चों के मन का एक क्वेश्चन होता है कि सर थोड़ा सा हमें हिस्ट्री के बारे में ये बता दीजिए कि आखिर में केंद्र शासित प्रदेश कैसे बनाए गए और उनको बनाने के पीछे का राज क्या था। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस बारे पर चर्चा करेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं और उनके पीछे बनाने के क्या कारण होते हैं। बस आज हम लोग इस वीडियो में इतने ही बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में 28 राज्य और 28 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। यह मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले नहीं था। यदि हम बात कर रहे हैं 1874 में, तो 1874 से ही हमारी कहानी केंद्र शासित प्रदेश की स्टार्ट होती है। यदि जनरली बात कहें तो 1874 मतलब कि आज़ादी से पहले की बात हो रही है। यानी आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले 1874 से ही हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेशों की बात स्टार्ट होती है। 1874 में हमारे देश पर ब्रिटिश का शासन था। उस समय ब्रिटिश ने कुछ अनुसूचित क्षेत्र बनाए, कुछ अनुसूचित जिले बनाए, जहां पर अन्य जिलों की अपेक्षा कम लोग रहा करते थे। वहां पर गवर्नमेंट की पूरी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी, तो उनको ब्रिटिश शासन ने क्या नाम दिया? अनुसूचित जिला नाम दिया। कुछ समय बाद उसका नाम बदल करके मुख्य आयुक्त भी कहा जाने लगा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जो हमारे भारतीय राज्य क्षेत्र हैं वो दो भाग में थे। कौन कौन? एक था आपका ब्रिटिश प्रांत और एक था देशी रियासत। ब्रिटिश प्रांत वे प्रांत थे जहां पर ब्रिटिश का शासन था। देशी रियासत वे थे जहां पर राजा रजवाड़े का भी शासन था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिला करके एक भारतीय राज्य क्षेत्र को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। बात समझ में आई? भारतीय राज्य क्षेत्र को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। कब? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी कि 1947 के बाद। वे 4 ग्रुप कौन कौन थे आपके? तो इन 4 ग्रुपों के हिंदी में बात करें तो क, ख, ग और घ, इन 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया। इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो ए, बी, सी और डी, इन 4 ग्रुपों में डिवाइड किया गया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो देशी रियासत और ब्रिटिश प्रांत थे, इनको मिला करके टोटल कितने ग्रुप में डिवाइड किए गए? 4 ग्रुप में डिवाइड किए गए और कुल मिला के कितने राज्य हो गए? 29 राज्य हो गए। ठीक है, तो इन 29 राज्य को 1874 के बाद, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, इन 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। फिर बात कर रहे हैं आगे हम, तो कुछ ऐसे जिले थे जिनको ग्रुप सी और ग्रुप डी में रखा गया। जब हमारे देश में 1956 की बात कर लें, जो उस समय संविधान बन चुका था और संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7वां संशोधन अधिनियम लाया गया था। कब? 1956 में। जब हमारे देश में 1956 में 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, उस समय इन मुख्य आयुक्त या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था आपका क्या अनुसूचित जिला, उसका नाम बदल करके केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। तो कहानी कहां से शुरू होती है? 1874 से, जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए, वे आकर के 1956 में यानी 1956 में उनको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाने लगा। इतना तक कहानी आपको समझ में आई होगी। अब कौन कौन से जिले ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में थे, इसके बारे में आपको स्लाइड दिखा दे रहा हूं। इस स्लाइड में आप देख लें कि ग्रुप ए, बी, सी, डी में किन किन जिलों को रखा गया था। टोटल को काउंट करेंगे आपको तो टोटल कितने हो जाएंगे आपका? 29। ठीक है, फिर 1956 में जब 7वां संशोधन अधिनियम आया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, तो उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। यहां तक ये कहानी शुरू हो गई। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ समय बाद जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया, जबकि कुछ ऐसे राज्य रहे जो कि केंद्र शासित के रूप में ही बने रहे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं कि इन केंद्र शासित प्रदेश और जिन राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता है उनमें अंतर क्या होता है। आशा करता हूं आप लोगों को यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे हम आपको कुछ चीज़ें और समझा दें तो हम बोल सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, इसको हम लोग या तो केंद्र शासित प्रदेश बोलें, या तो संघ राज्य क्षेत्र बोलें, या फिर संघ क्षेत्र बोलें, बात एक ही है।
ठीक है, इन सबको इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी ही बोला जाता है। तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र अलग होता है, संघ क्षेत्र अलग होता है, केंद्र शासित प्रदेश अलग होता है। तो इस बात से आप अवगत हो जाएं कि ये तीनों चीजें क्या हैं, आपका एक ही है। हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश और पूर्ण राज्य आ चुका था। अब हम आपको इन दोनों के बारे में बता दें कुछ चीजें, तो जान जाइए। केंद्र शासित प्रदेश किन राज्यों को बनाया गया, किन क्षेत्रों को बनाया गया, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर उसका लिखा हुआ आपको स्लाइड आ जाएगा। पहला जो है आपका, यहाँ बात कर ले तो वे राज्य जिनका आकार छोटा, जिनका साइज क्या था आपका, छोटा था, और उनकी जनसंख्या क्या थी, कम थी। कुछ ऐसे कंडीशंस लिए गए जिस पर कि आपका उनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो हम बात कर लें उसमें पहली कंडीशंस क्या है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या कम थी और उनका जो साइज है, उनका जो आकार है वो छोटा था, पहली चीज। दूसरी चीज बात कर ले कि वहाँ की जो कल्चर था, वहाँ की जो संस्कृति थी वो क्या थी, अन्य राज्यों से अलग थी। उसके बाद कर लें उनका जो डिस्टेंस था वह अन्य राज्यों से अलग था। तो पहली चीज क्या थी कि वहाँ का आकार यानी जो साइज था वह छोटा था। दूसरी चीज वहाँ की डिस्टेंस यानी दूरी ज़्यादा थी। और आगे बात कर ले तो वहाँ की संस्कृति आपकी अलग थी। और आगे बात कर ले हम लोग तो वहाँ की जो प्रशासनिक महत्व था, मतलब जो वहाँ पर शासन चलता था, जो वहाँ की प्रशासनिक महत्व है, वे सारी चीज़ें हर राज्यों से, हर क्षेत्रों से अलग है। आगे बात कर रहे हैं तो वहाँ की स्थानीय संस्कृतियों की सुरक्षा करना, इसके बारे में बहुत ही विशेष महत्व था कि गवर्नमेंट को वहाँ की जो सांस्कृतिक जो स्थानीय संस्कृतियाँ हैं उसकी सुरक्षा करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ही उत्तरदायी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस हिसाब से भी उन क्षेत्रों को अलग रखा गया। आगे बात कर लें तो शासन के मामले में संबंधित जो राजनीतिक उथल पुथल थी उसको दूर करना बहुत ही आवश्यक था, इसलिए भी उन क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों से अलग रखा गया। सुरक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थिति मानी जाती है इन केंद्र शासित प्रदेशों की। यहाँ पर मैंने आपको ये 7 टॉपिक बताए जिसके आधार पर किसी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बना करके अन्य राज्यों से अलग रखा गया। इन 7 टॉपिक को आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक याद रखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। ये कंडीशंस थी जिसके आधार पर केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, कई सारे ऐसे राज्य थे जिनका जो डिस्टेंस था अन्य राज्यों से दूर था। अच्छा, ये सब कारण होने के बाद क्या होता था कि जब हमारे स्टेट में मुख्यमंत्री शासन होता है, मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, और जो ये यूनियन टेरिटरी हैं इन पर जो केंद्र द्वारा सरकार जो केंद्र द्वारा शासन बनाया जाता है, जो रूल रेगुलेशन बनाया जाता है, वह आपका यूनियन टेरिटरी पे लागू होता है। तो चीजें आपको यहां तक समझ में आ गई। तो केंद्र शासित प्रदेश में आपका किसका शासन होता है, सीधे केंद्र का शासन होता है। और जिन राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता है वहां पर किसका शासन होता है, आपका मुख्यमंत्री द्वारा जो बनाया जाता है नियम उसको फॉलो किया जाता है। तो 2 चीजें समझ में आ गई आपको, केंद्र शासित प्रदेश पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया शासन लागू होता है, और पूर्ण राज्य प्राप्त दर्जा जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को वहां पर मुख्यमंत्री का शासन लागू होता है। ऐसे इसमें बात कर रहे हैं आपका कि केंद्र सरकार मतलब कौन, मोदी जी की सरकार। ठीक है, और राज्य की सरकार बोल रहे हैं आपका उत्तर प्रदेश में, तो किसकी शासन हो जाएगा, आपका योगी जी का। तो यहाँ पर जिस जिले में, जिस राज्य में आपका मोदी जी का शासन होगा उसे क्या बोलेंगे, आपका केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, जैसे कि आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है, मैं सारे आपको लिस्ट आपको दे दूंगा 28 राज्यों की और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की। आप लोग वहां पर उसको डिसाइड कर लीजिएगा। तो चीजें दोनों समझ में आ गई आपको, केंद्र शासित प्रदेश और पूर्ण राज्य प्राप्त दर्जा जो राज्य हैं उनमें क्या अंतर है। आगे हम और बात कर लें कि भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेशों का आकार इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, कि उन्हें एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया जाए। अन्य राज्यों की तुलना में यदि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका देखा जाए तो उतना वे बड़े नहीं हैं जिससे कि उनको एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर दिया जाए। अच्छा, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर दिया जाएगा तो उसको भी दिक्कत होगा। क्यों? यदि दिल्ली के अलावा बात कर लिया जाए तो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के पास कम आबादी है। दिल्ली में थोड़ा सा, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका ज़्यादा आबादी है उसके पास, लेकिन अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लें तो दिल्ली की तुलना में बहुत ही कम आबादी है। ठीक है, और
एक राज्य की तुलना में बात कर लें तो जमीन का जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम है। यदि मान लीजिए अन्य जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर क्षेत्रफल कम है, वहाँ की जनसंख्या कम है, यदि उसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर दिया जाए तो एक पूर्ण राज्य में एक विधानसभा होती है, ठीक है, विधानसभा होती है, उस विधानसभा का गठन करना पड़ेगा और फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद बनानी पड़ेगी। अब मान लीजिए इन छोटे राज्यों के लिए आपका मंत्रिपरिषद बनाई जाए, विधानसभा बनाई जाए तो उस पर खर्चा पड़ेगा, जो भी राजस्व खजाने हैं उस पर ज़्यादा खर्चा पड़ेगा। अब एक छोटी मान लीजिए आपका एक छोटा सा जिला है, अब उसमें एक विधानसभा बना दिया जाए जहाँ पर जनसंख्या भी कम है, उसका क्षेत्रफल भी कम है। तो अब ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र के लिए और छोटी छोटी जनसंख्या के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद बनाया जाने लगे तो गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा बचा हुआ है वो भी सब क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। तो इन राज्यों क्षेत्रों को देखा गया कि भाई इनका आकार छोटा है, यहाँ की जनसंख्या कम है, तो इनको हम लोग ये क्या करते हैं कि यहाँ पर विधानसभा नहीं बनाएंगे, इस पर जो शासन लागू होगा सीधे किसका लागू हो जाएगा, केंद्र का शासन लागू हो जाएगा। आगे बात कर लें तो अंडमान और निकोबार, अंडमान और लक्षद्वीप निकोबार की बात कर लें तो हमारे देश से बहुत दूर स्थित हैं ये दोनों। जैसा कि आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा कि अंडमान और लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप हमारे देश से बहुत दूर पश्चिम और पूर्व छोर पर स्थित है और वे मुख्य क्षेत्र से काफ़ी दूर हैं। अब काफ़ी दूर है तो उनके लिए एक अलग अलग विधानसभा बनाई जाएगी। यदि अचानक कोई इस पर आक्रमण कर देगा तो फिर आए बाप आए मैप चिल्लाएंगे। क्यों चिल्लाएंगे? क्योंकि वहाँ जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल कम है, लोग झगड़ नहीं पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे। अब केंद्र सरकार वहाँ पहुँचेगी, जब तक केंद्र सरकार पहुँचेगी, केंद्र सरकार की सेनाएं, तब तक वहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लिए होंगे जो भी दूसरे देश आक्रमण करेंगे। तो इस हिसाब से जो आपका दूर के क्षेत्र हैं उन पर सीधे पहले से किसका शासन होता है? आपका केंद्र का शासन होता है। कि अचानक कोई भी हमला हो या कोई भी दिक्कत हो तो सीधे केंद्र उस पर क्या कर दे, आपका शासन बनाए रखे और केंद्र की सेनाएं वहाँ पर हो। तो ये चीज़ें हैं आपका। तो इसलिए जो लक्षद्वीप और निकोबार की हम लोग बात कर रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के, तो यहाँ पर केंद्र सरकार का शासन किया जाता है। क्योंकि एक हिसाब से बात कर लें तो जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हैं ये रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी आपातकालीन स्थिति में जैसे अचानक कोई देश आक्रमण कर दिया तो भारत सरकार सीधे यहाँ पर कार्रवाई कर सकती है। तो चीज़ें हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि केंद्र शासित प्रदेश कैसे और कब बनाए गए, साथ ही साथ आपका पूर्ण राज्य का दर्जा किन्हें प्राप्त होता है। तो आगे बात कर लें कि आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होंगी। आगे मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ कि 28 जो धारा 370 हटने के बाद हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, उनका लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी मैप के थ्रू मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन कौन से और कौन कौन से आपके स्टेट्स।